लेकिन गुलिक इज द सन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। सैटर्न शनि और बृहस्पति का बेटा है। बेटा इन दोनों का बेटा कैसे हो सकता था? उन दोनों का। जो दोनों ही मेल है। सैटर्न नापुंसक ग्रह है। नापुंसक का मतलब बाइसेक्सुअल मान लो। अच्छा, हाँ, सैटर्न इज नॉट आइदर मेल आइदर फीमेल। तो ये तो हम सैटर्न शनि देवी हुए ना सर। हाँ, शनि थे। एलॉन मस्क की चल गई तो 2050 तक वो कह रहे हैं कि 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी होगी मार्स पे। तो क्या फिर एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगी? देखो, मैं इस बात पे बिलीव तो नहीं करता 2050 में 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी होगी मार्स में। फिर भी 50 लोग तो पहुंचा ही देगा वो। मान लेते हैं कोई मार्स में बच्चा कंसीव हो गया और पैदा हो गया, 2 मिनट के लिए मान लो, तो मार्स से कुंडली बनेगी। बिल्कुल। तो आज जो हम कुंडली बनाते हैं वो होती है जियो सेंट्रिक पोजिशन। तो मार्स से बनेगी मार्स सेंट्रिक पोजिशन। बिल्कुल। आज जो कुंडली बनाते हैं तो उसमें धरती कहीं नजर नहीं आती। कुंडली के बर्थ चार्ट में उसमें मंगल कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन उसमें एक ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। तो राजन सर, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, नमस्कार, जय श्री राम। तो शुरू करें सर आज का पॉडकास्ट। तो सर, शुरू करने से पहले आपने मुझे बोला था कि आज आप हमारा जो ज्योतिष का जो ज्ञान है ना, उसको थोड़ा सा पलट देने वाले हो। तो ऐसा क्या बताने वाले हो आप आज? ज्योतिष का ज्ञान तो कोई पलट नहीं सकता जी। मैं कुछ ऐसे टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जी। मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, इंट्रोड्यूस तो पहले से हुई हैं, जिनके बारे में बात नहीं होती, अच्छा। जिनके बारे में प्रिडिक्शन या गाइडेंस देते समय एस्ट्रोलॉजर उन टर्म्स को नहीं देखते। ओके। उनको बोलते हैं उपग्रह, अप्रकाशित ग्रह। अच्छा, क्योंकि मैं 2 ग्रह तो मैं जानता हूँ जो हैं लेकिन होते नहीं है। राहु केतु, जो कि बोले जाता है छाया ग्रह है, ये उनसे अलग है। तो ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। मल्टीपल ग्रह है, एक नहीं है, कितने हैं सर ये? मल्टीपल है। अच्छा। ये गुलिक है, ओके। धूम है, व्यतिपात है, परिवेश है, इंद्रचाप है। इंद्रचाप। हाँ जी, उपकेतु है ये। और गुलिक और मांडी कई लोग अलग मानते हैं लेकिन सेम ही होते हैं। ओके। तो कई लोग गुलिक और मांडी को अलग अलग कह देते हैं लेकिन वो सेम होते हैं। तो गुलिक है, धूम है, व्यतिपात है, परिवेश है, इंद्रचाप है, उपकेतु है। ये कुछ उपग्रह हैं जिनके बारे में मैं कुंडली में देखता हूँ जिनको। अच्छा। और कोई भी लाइन बोलने से पहले, प्रिडिक्शन बोलने से पहले इनका एक कोर्स लेता हूँ ओके। कि ये कहाँ बैठे हैं, क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। अच्छा। तो रान सर, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे से पॉडकास्ट किया है और बहुत सारे फेमस लोगों के साथ मैंने बात भी करी है, पर मुझे कभी किसी ने इन उपग्रहों के बारे में नहीं बताया है। और जहाँ तक मुझे याद है, हमारी कुंडली में भी कहीं मेंशन नहीं होता है इनका। जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों को प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता है, उसमें भी कहीं इनका मेंशन नहीं है। दुर्भाग्य है ये, दिस इज दुर्भाग्य। पराशर होरा शास्त्र में उपग्रहों के बारे में कई चैप्टर्स हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इनको यूज करना ज्योतिषों ने बंद कर दिया या उनको आता नहीं है। पर ऐसा क्यों? जो जिसको पढ़ाएगा उसी से उसको नॉलेज आएगी। जी। आज की डेट में ज़्यादातर जो ज्योतिष बने हुए हैं, जो अच्छे वो 1970s, 1960s, 1980s, 1990s वाले ज्योतिष, और वो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, भारतीय ज्योतिष बोलते हैं, उसका जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो बृहद पराशर होरा शास्त्र है। जी। उसके अलावा और भी ग्रंथ हैं, लेकिन बृहद पराशर होरा शास्त्र उसका सबसे मेजर ग्रंथ है। उसके आसपास बाकी ग्रंथ हैं, जैसे सारावली हो गई, जातक परिजात हो गया, महानसागरी हो गई, और उत्तरा काल अमृत हो गया, पूर्वा काल अमृत हो गया। जी। तो बहुत सारी हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स हैं जिनमें आप ज्योतिष सीखते हो। वरामीर की बुक्स हो गई, बृहद जातकम हो गई,
तो उनमें ऐसी कोई बुक नहीं है जहाँ पे उपग्रह के बारे में ना बताया गया हो। और इन सब में है ये। है। तो फिर ये जो प्रोडिक्शंस आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, जो सिर्फ हमारे उपग्रह के बिना कर रहे हैं, मतलब 99% ऑफ एस्ट्रोलॉजर। अच्छा अब कोई अगर मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा सर का स्टूडेंट हूँ, और मेरे वन ऑफ द गाइडिंग एस्ट्रोलॉजर जस्टिस एसन कपूर है, ओके जिन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी दी है वो जस्टिस कपूर साहब है, और जिन्होंने मुझे पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया है वो डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। अच्छा अगर उनसे कोई पढ़ा हुआ है, कि वो दोनों पढ़ाते थे अपने अपने ज़माने में, तो उसको उपग्रह का मतलब पता होगा और उसकी इम्पोर्टेंस पता होगी। अब कई लोग होते हैं अपना ज्ञान आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते, जब 9 में चल रहा है तो बाकी का क्यों। ज्ञान आगे बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उपग्रह देखने बहुत ज़रूरी है। तो कैसे निकाला जाता है सर उपग्रह को, उपग्रह, इनका प्रोसेस क्या है। कुछ उपग्रह का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ जो मैनुअली भी निकाले जा सकते हैं। ओके सबसे पहले हम नाम समझेंगे उपग्रह। पहला उपग्रह है धूम। धूम बाय द मैटर ऑफ फैक्ट जहाँ पे सूर्य बैठा होगा उससे 4 डिग्री 13 मिनट दूर होगा। ओके तो अगर सूर्य मान लो किसी का एरीज राशि में बैठा है तो उसका धूम बाय डिफॉल्ट लियो में होगा। 4 डिग्री 4 डिग्री 13 मिनट। ओके तो एरीज से टॉरस, टॉरस से जेमिनाई, जेमिनाई से कैंसर, कैंसर से 4 डिग्री पे आ गया लियो जी प्लस 13 मिनट। लेकिन अगर किसी का धूम एरीज में 20 डिग्री के बाद है, मतलब सूर्य किसी का सूर्य एरीज में 20 डिग्री के बाद है, तो उसका धूम 4 राशि ऐड हो गए, 13 मिनट ऐड हो गए, वो लियो को भी क्रॉस करके वर्गो में चला जाएगा। ओके क्योंकि कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल ऑफ धूम। सन की लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और डिग्रीज लेके उसमें 4 राशि 13 मिनट ऐड करना है, मतलब सन जिस डिग्री में बैठा है उससे 133 डिग्री 13 मिनट पे आपका धूम आ जाएगा। तो अच्छा धूम कैलकुलेट करना आसान हो गया। बिल्कुल ये अगर कुंडली में नहीं भी लिखा धूम कहाँ बैठा है, सूर्य जहाँ पे भी होगा उससे 4 राशि 13 मिनट दूर धूम होगा। ओके तो जब भी मैं कुंडली में सूर्य की पोजीशन देखता हूँ तो सब कॉन्शियसली मेरे को धूम की पोजीशन आ जाती है। ओके तो यहाँ से धूम कैलकुलेट हो जाता। धूम से 12 राशि से धूम माइनस कर दो अच्छा तो आता है व्यतिपात। ओके तो व्यतिपात ऐसे आ गया। व्यतिपात से 6 राशि प्लस कर दो ओके तो आता है परिवेश। ओके फिर परिवेश से 12 राशि माइनस करो तो आता है इंद्रचाप। अच्छा इंद्रचाप से 0 डिग्री 16 मिनट, 0 डिग्री 16 मिनट 40 सेकंड ऐड करो तो आता है उपकेतु, और उपकेतु से 1 राशि ऐड करो तो आता है सूर्य। ये इसका पूरा चार्ट है, सूर्य की कैलकुलेशन आया Okay. इससे टोटल मतलब पूरा घूम के। इनको ये सारे जो उपग्रह हैं वो सन सेंट्रिक है। अच्छा जैसे एक गाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है ना, हाँ। ऐसी सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसकी कुछ गैसेस हैं जो दूर जाके निकलती हैं, उन गैसेस को धूम कहते हैं। अच्छा धूम का मतलब होता है धुआं। उस वेस्ट प्रोडक्ट को धूम कहते हैं जो सूर्य से 4 राशि दूर जाके नजर आता है। अच्छा तो सर इनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या? और एक वो गुलिक भी आपने नहीं बताया। गुलिक की कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है। Okay, तो वो और- ऐसे नहीं बताया जा सकता, लेकिन गुलिक इज द सन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। सैटर्न शनि और बृहस्पति का बेटा है। बेटा है इन दोनों का बेटा कैसे हो सकता है सर, इन दोनों का बेटा। जो दोनों ही मेल है। सैटर्न नापुंसक ग्रह है। नापुंसक का मतलब बाइसेक्सुअल मान लो। अच्छा हाँ,
सैटर्न इज नॉट आइदर मेल आइदर फीमेल। पर ये तो हम सैटर्न शनि देव ही हुए ना सर। हाँ, शनिदेव की बात कर, शनिदेव को छोड़ो, बुध भी सेम है। इन अच्छा। दोनों को पराशर जी ने नापुंसक ग्रह की श्रेणी में डाला है। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा सर ये थोड़ा। होने दो, पराशर होने दो। देखो, मैं अपनी तो कोई स्टेटमेंट बोल ही नहीं रहा, ये सब पराशर जी ने लिखा हुआ है। ये पराशर जी के बुक का कोट है, ठीक है। अगर कंट्रोवर्शियल हो भी गया तो मैं वो बुक का कोट डाल दूंगा, आई एम द ट्रांसलेटर। मैं क्या हूँ? ट्रांसलेटर। हाँ, और ट्रांसलेट मैं वही करूंगा जो मुझे समझ में आएगा। हम्म। तो बृहस्पति इज अ मेल प्लैनेट। इन कोर्स ऑफ गुलिक, सैटर्न वाज द फीमेल प्लैनेट। अच्छा। जब रावण ने इनको बांध के रखा था, हनुमान जी ने इनको नहीं छुड़ाया था, तो गुलिक का वो हुआ था। जब वो मेघनाथ के लिए सारे प्लैनेट्स को एक साथ रख दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो गुलिक का उपजय हुआ था। गुलिक को रावण की कुंडली में 5वें घर में बिठाया गया। ओके। और 5वां घर होता है पेट का। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं सब जानते हैं, 5वें घर से अगर हेल्थ ऑर्गन देखा जाएगा तो अपर एब्डोमिनल एरिया देखा जाएगा। और गुलिक इज वन ऑफ द मारक इन दी कुंडली। मारक का मतलब होता है मारने वाला ग्रह। ओके। रावण की डेथ कैसे हुई थी? ये नाभि में तीर लगने से। सिंपल। अच्छा, तो अगर गुलिक किस घर में गुलिक जिस घर में बैठेगा उस घर से रिलेटेड नेगेटिव चीजें आएंगी। एट दी, उसको देखना पड़ेगा इंटेंसिटी को। ओके। मारक की इंटेंसिटी को देखना पड़ेगा। मारक का मतलब सिर्फ जान से मारना नहीं होता, दुख, परेशानी। रोग, परेशानी, इज्जत, बेइज्जती, कोई भी ऐसी चीज जब बंदा बोलता है इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, हाँ। किसी भी तरह का बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, वो सब मारक की श्रेणी में आता है। किसी भी तरह की बदनामी हो जाए, किसी भी तरह का रोग लग जाए, क्रॉनिक डिजीज हो, सब मारक की श्रेणी में आता है। तो गुलिक कहीं पे भी बैठा हो बुरा ही होता है। अच्छा, उसका कोई मतलब जैसे बाकी प्लैनेट्स का तो होता है कि भाई इस घर में बैठेगा तो अच्छा देगा, उसमें बैठेगा तो अच्छा देगा, पर गुलिक जो है वो जहाँ पे भी बैठेगा बुरा ही इफेक्ट बुरा ही देगा। रहेगा। कुछ घरों में कम बुरा इफेक्ट देगा, पर होगा बुरा ही। बुरा। तो कई लोग समझते हैं गुलिक 3, 6, 10, 11 हाउसेस में अच्छा इफेक्ट देता है। वो अच्छा नहीं होता, वो कम बुरा होता है, वो कंट्रोल्ड होता है। ओके। जैसे चोर अपने मास्टर माइंड के साथ बैठा है, मास्टर माइंड के या अपने उसके साथ बैठा है, गुंडा अपने गुरु के साथ बैठा है, तो गुंडा उसके सामने कंट्रोल रहेगा। ऐसे गुलिक 3, 6, 10, 11 हाउसेस में कंट्रोल्ड रहता है। ओके। धूम भी नेगेटिव है, अच्छा। गुलिक भी नेगेटिव है। धूम और गुलिक जितने भी उपग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज है। ओके। बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके लिए पूरी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन धूम और गुलिक नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है। मतलब इनका कोई इलाज नहीं है, मतलब ये नेगेटिव का इफेक्ट देंगे। हमारे सर ने एक समराइज्ड बुक लिखी थी, पराशर होरा शास्त्र का समराइज्ड वर्जन। ओके। उस बुक का नाम है पराशर उवाच। पराशर उवाच। द समराइज्ड वर्जन ऑफ होरा शास्त्र, जो कि समझ आ जाए। यार वो भी हमारे ऊपर से निकल जाता है कभी कभी, लेकिन कुछ हद तक जो कि समझ आ जाए। तो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गोल है कि पराशर होरा शास्त्र को स्टडी करना और जितना हो सके उसे डिकोड करना, जितना पॉसिबल हो सके। उसमें धूम और गुलिक के बारे में मैं सबसे ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ नाउ डेज। ओके। धूम के बारे में पराशर होरा शास्त्र में जो लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। फर्स्ट हाउस में हो तो वो क्रोधी होता है, जिद्दी होता है, हठी होता है, और नज़र उसकी साफ होती है, मतलब आई साइट वीक होने के चांसेस उसके कम होते हैं। ओके। सेकंड हाउस में हो धूम तो रोगी होता है, सरकारी चिंता होती है, मतलब कोई ना कोई सम्मन आ गया या कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का है। चल रहा है। हाँ। और नपुंसक हो सकता है, अच्छा। इम्पोर्टेंट हो सकता है। गर्ल है तो वो कंसीविंग प्रॉब्लम आ सकती है, या हो सकता है उसके अंदर वो अर्ज ऑफ सेक्सुअलिटी ना हो। ओके।
थर्ड हाउस में धूम के बारे में बड़ा प्रेस किया हुआ है, सूरवीर, बुद्धिमान और धनी। पर आप तो कहते हैं कि धूम हमेशा बुरा ही होगा। धूम हमेशा बुरा ही होगा, लेकिन थर्ड हाउस में मैं धूम को सबसे कम बुरा मानता हूँ, क्योंकि प्रेस किया हुआ है। ओके तो सूरवीर, बुद्धिमान, धनी और करेजियस। ओके अब ये लोग ज्यादा बड़े रिस्क ले लेते हैं, तो ज्यादा बड़ा रिस्क लेना भी एक तरह से प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि धूम थर्ड हाउस में कम बुरा है, ओके या ओवर करेजियस बना देता है आदमी को। फोर्थ हाउस में धूम होता है दुखी, अच्छा और परिवार में उनके प्रॉब्लम आती है। फिफ्थ हाउस में संतान में प्रॉब्लम आती है और बंदा घमंडी होता है। सिक्स्थ हाउस में धूम फिर कम बुरा होता है, उसमें लिखा हुआ है निरोगी, मतलब इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होता है आदमी का। अगर सिक्स्थ हाउस में धूम है तो इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होता है, बली होता है आदमी, प्रसिद्ध होने के उसके बहुत चांसेस होते हैं, अच्छा और तेजस्वी होता है, चार्म, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती है। सेवंथ हाउस में धूम हो तो हाई ऑन हार्मोन्स होता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के उसके चांसेस होते हैं। और भी फैक्टर्स देखने हैं, धूम अकेला फैक्टर नहीं है, लेकिन और भी फैक्टर्स देखने हैं। तो हाई ऑन हार्मोन्स तो मिनिमम होगा ही होगा। एट्थ हाउस का धूम प्रोस्टेट तक की प्रॉब्लम ले आता है, ओके और लोग उसे पसंद नहीं करते, अप्रिय वर्ड यूज किया है, और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहता है। नाइन्थ हाउस का धूम कम बुरा माना गया, धनी होता है, डिप्लोमेटिक होता है और रिलीजियस होता है, और परिवार में उसका तालमेल ठीक होता है, ओके कम बुरा माना गया। टेंथ हाउस का धूम भी कम बुरा माना गया है, धार्मिक होता है, बस बिजनेस में थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बिजनेस में नहीं बनती या एथिक्स नहीं मैच करते। अब एक बहुत एथिकल आदमी है, वो बिजनेस कर रहा है, क्या वो सुपर सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं, बस ये प्रॉब्लम आता है आजकल के टाइम में तो नहीं हो सकता। आजकल के टाइम में नहीं हो सकता। 11th हाउस का धूम भी अच्छा माना गया, ये आदमी नम्र होता है और कलावादी, मतलब क्रिएटिव होता है, और कैरिज्मेटिक होता है और अट्रैक्टिव होता है, गाने का, खाने पीने का शौक दोनों होते हैं। ओके और 12th हाउस का धूम में बोला गया है इंद्रियों का गुलाम, आदतों का गुलाम। तो ये धूम के कुछ चीजें हैं जो कि वेरी करेंगी उस प्लेनेट, उस हाउस में पर्टिकुलरली कौन सी राशि बैठी है और कौन सा नक्षत्र है, धूम कौन से नक्षत्र में है, और उस पर्टिकुलर धूम के साथ कोई कारक तो नहीं बैठा। कारक मतलब अच्छे कुंडली के अच्छे प्लैनेट्स तो नहीं बैठे। अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठते हैं तो और नेगेटिविटी कम हो जाएगी, बुरे प्लैनेट बैठे हैं तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ओके इस तरह से उसको इम्प्रोवाइज करने में आपको 10 चीजें और देखनी पड़ेंगी, लेकिन आप ऐसे धूम को इम्प्रोवाइज कर सकते हो कि जनरली ये सूर्य से 5वें घर में होता है। अच्छा अगर मान लो किसी का सूर्य 6ठे हाउस में, तो धूम 6th 7th 8th 9th 10th, धूम 10वें घर में होने की हाई पॉसिबिलिटी है। अच्छा 7वें घर में सूर्य तो 11वें हाउस में होने की पॉसिबिलिटी है। 8वें घर में सूर्य तो 12वें हाउस की होने की पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से धूम को देखना है। ओके ऐसी गुलिक, फर्स्ट हाउस का गुलिक लो ऑन इम्यूनिटी बना देता है आदमी को। ओके तो शास्त्र वर्ड यूज करता है रोगी, आपके लगन में आके बैठ गया। तो रोगी होता है आदमी। इम्यूनिटी लेवल कम होता है, छोटी छोटी बीमारियां भी लग जाती हैं और बड़े लंबे टाइम तक चलती है। सेकंड हाउस का जो गुलिक होता है वो निर्धन बनाता है और व्यसन देता है। व्यसन मतलब एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन सिर्फ दारू की नहीं होती, कभी कभी कॉफ़ी की एडिक्शन भी हो जाती है, कैफीन की एडिक्शन भी हो जाती है, ये जर्दा जुर्दा जो लोग खाते हैं उनकी भी एडिक्शन हो जाती है। कोई भी चीज़ अति से ज़्यादा करो तो सर। हाँ, उपग्रहों में मैंने एक चीज़ कॉमन पाई है कि सारे के सारे उपग्रह, शास्त्रों में जितने भी उपग्रह लिखे हैं वो थर्ड हाउस में कम नेगेटिव है। वो आपने धूम भी कम नेगेटिव बताया था। गुलिक को भी कम नेगेटिव माना गया, लोकप्रिय बोला गया। लोकप्रिय मतलब ज्यादातर लोग उसे जानते हैं, वो फेमस है अच्छा और मान्य है, थर्ड हाउस का गुलिक।
और 4th हाउस में रोगी और वात विकार मतलब एनी प्रॉब्लम विद बिकॉज ऑफ वायु। ओके। वायु मतलब गैसियस प्रॉब्लम इन बॉडी। 5th हाउस में जब गुलिक होता है स्त्री से कष्ट, बीवी से नहीं बनेगी, गर्लफ्रेंड से नहीं बनेगी। हनी ट्रैप, हनी ट्रैप। नो एंट्री में चला जाता है। अच्छा। 6th हाउस में जब धूम होता है, ओ सॉरी धूम बोला, गुलिक होता है, तो इसमें भी बड़े अच्छे वर्ड्स चूज किए हैं शास्त्र में, लेकिन वो अच्छे वर्ड्स को आपको बहुत अच्छा ना मानते हुए सम मानना है, क्योंकि गुलिक की जो नेचर है वो नेगेटिव है। तो उत्साही बोला गया है, शत्रु को हरा देता है ऐसा आदमी। तो शत्रु को हराने में, आपकी लड़ाई हुई, आपने शत्रु को हरा दिया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको हराने में आपकी चोट लग गई, आपकी आँख फूट गई, लेकिन आप जंग जीत गए, तो आँख फूट गई तो नेगेटिव हुआ। तो इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप कोर्ट केस जीत गए, ये अच्छी बात हुई, लेकिन कोर्ट केस जीतने के जो कई साल लगे, लॉयर को पैसा दिया, घर में माहौल खराब रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो, पॉइंट ऑफ व्यू है, किसे वो फर्क आ जाता। 7th हाउस में जब गुलिक होता है, बंदा अपनी स्त्री पे निर्भर होता है और मतलबी होता है। ओके। 8th हाउस का गुलिक लालची बनाता है, क्रोधी बनाता है और पैसे आने में रुकावट देता है। 9th हाउस का दुर्बल तन देता है, इसको भी लो इम्यूनिटी से कंसीडर किया जा सकता है। 10th और 11th हाउस का गुलिक बहुत अच्छा है, दोनों में लिखा गया आस्तिक प्रतिष्ठित राजयोग। 10th और 11th हाउस का गुलिक, और 12th हाउस का गुलिक कहता है खराब संगत और विकलांग। ओके। तो 12th हाउस के गुलिक वाले ओल्ड एज के आसपास या कभी कभी 40s 50s में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अच्छा, तो कोई अच्छा उपग्रह भी है? उपग्रह कॉम्बिनेशन से अच्छे हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, 3rd 6th 10th 11th में गुलिक और धूम में शास्त्र ने नेगेटिव चीजें कम बोली हैं, तो मैं उनको राजयोग की श्रेणी में ना डालते हुए ओके। कम बुरे की श्रेणी में डाल देता हूँ। अच्छा, पर मोस्टली का इफेक्ट नेगेटिव ही है, नेगेटिव। जैसे हमारे जो छाया ग्रह है राहु केतु। हाँ, छाया ग्रह हैं, हाँ, इनका इफेक्ट भी मोस्टली नेगेटिव है। हाँ। राहु केतु के बारे में भी बहुत बड़े बड़े मिथ्स हैं जो लोगों को नहीं पता। जैसे पहला मिथ है कि राहु केतु क्या है। राहु केतु इज द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड ऑर्बिट ऑफ मून। तो दोनों के दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, नॉर्थ नोड एक साउथ नोड। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन समझना जरूरी है। जी। नॉर्थ नोड को कहते हैं राहु, साउथ नोड को कहते हैं केतु। धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है, रिवॉल्व भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है। धरती के भी अपने दो राहु केतु हैं, जैसे चंद्रमा के दो राहु केतु हैं ना जो हमें कुंडली में नजर आते हैं। धरती के भी अपने दो राहु केतु हैं जो कुंडली में नजर नहीं आते। वो राहु केतु आते हैं अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के जंक्चर में, और दूसरा आता है चित्रा नक्षत्र में। तो धरती के राहु केतु से हमें क्या लेना देना? हम तो मून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं सब कुछ। तो धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से जब धरती सन के चारों तरफ ऑर्बिट करेगी तो उसका भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। बिल्कुल होगा। एक नॉर्थ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एक साउथ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये राहु केतु है क्या? राहु केतु की एक डेफिनेशन है राहु और केतु, एक उसकी एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन भी तो है। वो एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन कहती है जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के ऑर्बिट से इंटरसेक्ट करता है, ऑर्बिट से इंटरसेक्ट करता है, तो उसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। वो जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो अबव इंटरसेक्शन पॉइंट है वो राहु है, जो साउथवर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट है वो केतु है। ओके। ये है उसकी स्टेट। तो कितने ग्रह हैं टोटल? 9 ग्रह हैं। राहु केतु को तो हटा दो ना। अच्छा, उनको हटा के 7 हो गए। 14 राहु केतु, तो हर एक प्लेनेट के साथ वो है। 14 राहु केतु हैं। नाम चाहिए तो सबके याद नहीं, लेकिन फ्लैश हो जाएंगे। अच्छा हाँ, मैं आपको भेज दूंगा, फ्लैश कर देना। ठीक है, आप मुझे भेज देना, मैं नीचे मेंशन कर तो दूंगा। सूर्य के जो राहु केतु हैं और जो चंद्र के जब राहु केतु हैं, जब एक ही राशि में आ जाते हैं, जो राशि है तुला राहु के लिए, तुला राशि में अगर किसी का राहु बैठा है तो वो मोस्ट नेगेटिव पॉइंट है। ओके। लिब्रा में। और जब वही राहु
लिब्रा से दूर होता रहेगा तो नेगेटिविटी कम कम होती रहेगी। और सबसे ज्यादा दूर वो लिब्रा से कब होगा? 180 डिग्रीज में, जब वो मेष राशि में आ जाएगा। तो मेष और वृष राशि के राहु अगर अकेले बैठे हैं तो अच्छा माना जाता है। अच्छा, तो सर मुझे एक बात बताओ ना, जो हमारी जो अभी बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कौन से राहु केतु को लेके चल रहे हैं? तो वो मून के राहु केतु को लेके चल रहे हैं। मून के राहु केतु को? लेकिन हमारे शास्त्र में इस 14 राहु केतु के बारे में वर्णन है, अग्नि पुराण में दिया हुआ है, ओके। यजुर्वेद में दिया हुआ है। तो आपको 14 राहु केतु के बारे में समझना है और राहु केतु की डेफिनेशन को तो समझना जब आप कुंडली देखते हो, आप ये 14 राहु केतु को ध्यान में रखते हो? सिर्फ सूर्य के राहु केतु और चंद्र के राहु केतु। और सूर्य और चंद्र के राहु केतु में भी ये तो मुझे पता है ना, सूर्य के राहु केतु कहाँ बैठे हैं। हाँ। और राहु और केतु अगर अकेले बैठे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। वो अगर किसी प्लेनेट के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। हाँ। राहु केतु एक सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड वर्ड है इस दुनिया का एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। काल सर्प दोष किसी भी एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट में वर्ड ही नहीं लिखा। पर इसकी पूजाएं तो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो उस पूजा के पैसे लिए जाते हैं। हाँ जी। इस पूजा से एक इकोनॉमी चल रही है पंडितों की या कर्मकांडी जो है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये वर्ड किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में काल सर्प दोष नहीं लिखा। मैं मानता हूँ काल सर्प दोष में, क्योंकि ये एक तरह का पाप कतरी दोष होता है। मैं मानता हूँ इसमें नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन हर राशि के हिसाब से राहु और केतु कहाँ प्लेस्ड है, वो काल सर्प दोष की पॉजिटिव नेगेटिविटी वेरिएट करती। ओके। तो सर ये तो आपने बड़ी अमेजिंग बात बताई, लेकिन एक बात बताओ ना, ये कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि इतने सारे राहु केतु को देखा जाए? बहुत इजी है अगर पढ़ लो ना। हाँ जी। अगर समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो तो बहुत इजी है। और कॉन्सेप्ट को ना समझो, रटाफिकेशन करो तो बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। अब हमारे सर डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जी ने हमें समझाया राहु केतु के बारे में। अब हम कुंडली देख के हमें सब कुछ समझ आ जाता है। हमारे लिए तो इजी हो गया। तो ये जो सॉफ्टवेयर में कुंडली निकलती है, इसमें तो ये उपग्रहों के बारे में नहीं लिखा हुआ होता? नहीं, ये 14 लिखा होता है। ऐसा नहीं है नहीं लिखा होता। वो सेटिंग्स में जाओगे, जो अच्छे सॉफ्टवेयर है जैसे पराशर लाइट है, मैं खुद यूज करता हूँ। जगन्नाथ होरा, अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव उन्होंने बनाया था। जो प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं। जगन्नाथ होरा बनाया था। वो भी शायद उनका नाम के.एन. राव? नहीं, के.एन. राव नहीं है। वो साउथ इंडिया के ही हैं, वो अमेरिका बेस्ड है। ओके। हाँ, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ। जगन्नाथ होरा एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। अच्छा। हाँ, और मैं यूज़ करता आया हूँ, क्योंकि पराशर लाइट तो परचेज करना था, उससे पहले मैं जगन्नाथ होरा यूज़ करता हूँ। बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। वो फ्री है? मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। अच्छा। और एस्ट्रोसेज जो आज की डेट में सब अपने ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें भी मिसलेनियस में सारे उपग्रह आते हैं। ओके। आते हैं उपग्रह, और उपग्रह के बारे में बात नहीं होती, ये थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उपग्रह के बारे में बात होनी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप बोल रहे हो कि गुलिक जो है वो जब रावण के मरने का रीज़न बन सकता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुलिक इज वन ऑफ द मारक इन कुंडली। और अगर ये गुलिक अगर कुंडली के मारक ग्रहों में, मारक ग्रह कौन से होते हैं? 8वें घर का लॉर्ड, 8वें घर को में बैठा हुआ ग्रह, 22वां दृष्टान, 64वां नवमांश, ये कुछ मारक ग्रह हैं। इनके साथ अगर गुलिक एसोसिएट हो जाए तो और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है। सर मुझे एक बात बताओ कि जैसे कोई एक अच्छा ग्रह है हमारा, अच्छे हाउस में बैठा हुआ है, और गुलिक उसके साथ जाके बैठ गया, और तो क्या ये ग्रह के कम तरह के इफेक्ट आते हैं? मैं बताता हूँ। एक आदमी है जिसकी जो वाइफ है वो मिस वर्ल्ड है, लेकिन वो भी दुखी है। एक आदमी है जो एक सिटी का चीफ मिनिस्टर है, हाँ। लेकिन वो जेल में। तो चीफ मिनिस्टर होना हो गया राजयोग, बिल्कुल। जेल में होना हो गया मारक। तो उसका राजयोग प्लेनेट और गुलिक प्लेनेट, मैं कुंडली ध्यान नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, इलिस्ट्रेशन है, एक हाइपोथेसिस सिचुएशन है। दोनों अगर मर्ज करके तो आप चीफ मिनिस्टर होके भी जेल में जा सकते हो। जी। यू कैन बी हस्बैंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल बट स्टिल नॉट बी हैप्पी। still not be happy. You are
ड्राइविंग अ मर्क बट यू आर नॉट हैप्पी, स्ट्रेस्ड हो फिर भी। स्ट्रेस्ड हो फिर भी। तो इस तरह के पेजेस लाइफ में आते हैं। अच्छा, तो ये मतलब उस जो हमारा अच्छा प्लान अच्छा प्लानर भी है और बुरा प्लानर भी है, जब वो दोनों मर्ज होते हैं कुंडली में तो इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। खुश हो के भी ना खुश हो वाइस वर्सा भाई, मतलब होता है। होता अब है। तो सर इन जो उपग्रह हैं इनकी भी दशा महादशा होती है? इनकी दशा महादशा तो नहीं होती। अच्छा, दशा भी कई तरह की बताई गई हैं। सारे एस्ट्रोलॉजर्स मात्र एक दशा सिस्टम या दो दशा सिस्टम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं विमशोत्री दशा सिस्टम। लेकिन पराशर जी ने तो टोटल 40-42 दशा सिस्टम बताए हैं। मुझे खुद 4-5 ही आते हैं, आते ही 4-5 हैं। अप्लाई तो मैं 2-3 ही कर सकता हूँ एक कुंडली में देखते हुए। जो मुझे आते हैं वो मैं बता देता हूँ, बाकी 42 है। विमशोत्री दशा तो सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ, वो सुप्रीम है। ओके। उसके बाद मैं चर दशा अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं स्थिर दशा अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं सुदर्शन चक्र दशा अप्लाई करता हूँ। ओके। ये तो मैं करता ही करता हूँ किसी भी कुंडली को अगर मैं डिटेल में देखता हूँ। मैं बाकी इसलिए नहीं करता, मेरे को पूरी तरह से नहीं आती। आती नहीं है। लेकिन 42 दशा सिस्टम बताए हैं ऋषि पराशर ने अपनी पराशर और शास्त्र में। ओके। तो पराशर जी तो बहुत कुछ ऐसा लिख गए जो मुझे लगता है हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली लोगों को आता ही नहीं। डिकोड, देखो पहले तो चीज़ों को समझने की जरूरत है। लाइफ का मिशन क्या है? लाइफ का मिशन है पराशर और शास्त्र को डिकोड करना। पराशर और शास्त्र का मतलब पराशर और शास्त्र नहीं है। पराशर जी के एक शिष्य थे जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि ने पराशर और शास्त्र को डिकोड करते करते एक बुक बनाई, जैमिनी सूत्रम। हाँ, वो भी है, एक अलग अलग टाइप की एस्ट्रोलॉजी है वो। अलग टाइप की एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जैसे कि जैमिनी ऋषि कहते हैं आफ्टर लर्निंग ऑल दी पराशर और शास्त्र फ्रॉम ऋषि पराशर इन बद्रीनाथ, मैं उसकी और फाइंडिंग्स बता रहा हूँ अपनी जैमिनी सूत्रम में। जैमिनी सूत्रम में एक बहुत बड़ी रिसर्च है कारकांसा के ऊपर। वो नवमांश का ही तो पार्ट है। आत्मकारक को पराशर जी ने अपनी पराशर और शास्त्र में वर्ड यूज किया हुआ है आत्मकारक, द हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट इन योर कुंडली। उसी आत्मकारक को नवमांश में लगन में डाल के जैमिनी सर ने पूरी कुंडली बनाई, ऋषि जैमिनी ने, और उसको स्वामसा या कारकांसा नाम दिया। कारकांसा नाम है एक्चुअल में उसका, कारक आमसा। आत्मकारक एज अ सुप्रीम कारक और उसके साथ पूरी कुंडली, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ओके। अगर आप उसको अप्लाई करो। लेकिन सबसे पहले हमें पराशर और शास्त्र को समझना है, उसके बाद जैमिनी सूत्रम को समझना है, उसके बाद सारावली को समझना है, उसके बाद बृहद जातक को समझना है, उसके बाद सर्वार्थ चिंतामणि को समझना है, उसके बाद जातक परिजात को समझना है, उसके बाद उत्तरा और पूर्वा काल अमृत को समझना है। और ये एक टेक्स्ट है जो मुझे अभी ध्यान आ रहे हैं, और भी टेक्स्ट है, मैंने पढ़े नहीं है वो, लेकिन और भी टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट। अच्छा, ये यहां से एस्ट्रोलॉजी आती है। अभी मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट और बताता हूं, मैंने अभी फोन से देख के बताता हूं, क्योंकि ये तो मुझे पता है ना। अभी और बताता हूं फोन से देख के, जो ओरिजिनल टेक्स्ट के बिना आप एस्ट्रोलॉजी सीख ही नहीं सकते। और वो ओरिजिनल टेक्स्ट है भाव मंजरी, अष्टवर्ग महानिबंध, दशाफल दर्पणा, लघु पराशरी, फलित विकास, ज्योतिष सर्वसम, ये सूर्य सिद्धांत, अथर्ववेद और ऋग्वेद के बारे में नक्षत्र की बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। लघु पराशरी, ताजिक नीलकंठी, मूरत चिंतामणि, प्रसन्न विद्या, प्रसन्न मार्ग, पूर्वा काल अमृत और उत्तरा काल अमृत तो मैंने बताई है। बृहद जातकम, बृहद संहिता, फल दीपिका, सारावली, सर्वार्थ चिंतामणि, जातक भूषण, जातक तत्वन, षष्ठ पंचाशिका। षष्ठ पंचाशिका वॉज द बुक रिटन बाय द सन ऑफ वरामीर। अच्छा, वरामीर के बेटे ने षष्ठ पंचाशिका बुक लिखी थी, द वन ऑफ द बेस्ट बुक इन प्रसन्न विद्या। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले तो उसके हिसाब से आप कैसे कुंडली बना जवाब उसका कैसे जवाब देते हो। षष्ठ पंचाशिका बाय द सन ऑफ ऋषि वरामीर, मैं उनका नाम भूल गया, पी से नाम था। और जातक अलंकार। सर इतनी तो कौन पढ़ेगा ये?
कौन पढ़ेगा? ये तो पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको, यू हैव टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ये जो मैंने बुक्स बताई हैं ये सारी मैंने भी नहीं पढ़ी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो बुक्स पे स्टडी किया है वो सारावली है, बृहद जातकम है, पराशर और शास्त्र और जैमिनी सूत्र। अभी मतलब आपने 4 ही पढ़ी है। ये 4 भी ढंग से कंप्लीट हो जाए, मैं इनको रिकमेंड कर लूँ। जो लोग वैसे आगे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाना क्यों शुरू किया? आई वॉज वेरी अफ्रेड बट टीचिंग एस्ट्रोलॉजी, बट आई वॉज टोल्ड बाय समवन, मैं गुरु ओनली वन ऑफ दी, कि पढ़ाता रहेगा तो याद रखेगा याद भी रखेगा और खुद भी और नया सीखने की ट्राई और सीखने का ट्राई करेगा, इसलिए पढ़ाना शुरू किया और यही बुक्स पढ़ाता हूँ। बिल्कुल। किसी ने अगर मेरे से एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है तो उनकी ये 4 ही बुक्स हैं सिलेबस में, और कोई बुक नहीं है। एक पराशर और शास्त्र ले लो, जिसको मैं पराशर वाच दिलवाता हूँ लोगों को, शॉर्ट फॉर्म वर्जन है। सरवार चिंतामणि ले लो, बृहद जातकम ले लो, और षष्ठ पंचाशी का अगर प्रश्न पढ़ाऊंगा तो इन चारों को अगर आप पढ़ लो तो कितने % आपका जो प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट हो सकता है? 90%। 90% इन चारों से हो जाए। और जिसने सारी पढ़ ली जो आपने भी बताई हैं उसका 100% होना तो चाहिए। होना तो चाहिए। तो सर एक बात बताइए ना, जैसे हम लोग अभी जब ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग ऐसे ही बातचीत में हम लोग बात कर रहे थे कि भाग्य बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। आपने कहा था भाई कोई नहीं बदल सकता भाग्य। तो जब भाग्य बदला ही नहीं जा सकता तो मुझे जानना ही क्यों है? जानना ही क्यों है, ये अच्छा बात है। मैं जब एस्ट्रोलॉजर के पास पहली बार गया था, हाँ। तो मैं क्यों गया हूँगा? कोई तकलीफ होगी मेरी जिंदगी में। कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो किसी न किसी तकलीफ या किसी न किसी मनोकामना के वजह से आता है। बिल्कुल। मेरी तकलीफ थी अ फेलियर ऑफ माय स्टार्टअप और लॉस ऑफ मनी, अब ह्यूज लॉस ऑफ मनी। तो पहले मैं 2012 में एक एस्ट्रोलॉजर से मिला था। मैं अब उन सब एस्ट्रोलॉजर्स का नाम लूंगा, क्योंकि वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर का नाम लूंगा, बुरे का नहीं लूंगा। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, मिला तो आपको सही ढंग से अरे मिला तो मैं बहुतों से हूँ यार। अच्छे एस्ट्रोलॉजर का नाम लूंगा। नंबर 1, एक आज तक चैनल में एक सीरियल आता था दीपक कपूर जी का, आपके तारे। जी। वो मैं उनसे मिला था 2011-12 में। तो वो द्वारका में रहते थे उस टाइम। देखिए क्या बोले तारे। हाँ, बड़े, ही वॉज अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। उनकी प्रश्न टेक्निक उस टाइम बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को प्रश्न विद्या से भी कुछ चीज़ें बताई थी और मेरी कुंडली देख के भी बताई थी। हाँ, उन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, लेकिन उनकी टाइमिंग थी 2018 से अच्छा टाइम आ रहा है और 18 से अच्छा टाइम आया मेरा। ओके। ये उन्होंने उस टाइम बोला था। फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर साइकोलॉजिकली, जो आपको साइकोलॉजिकली हील करने की ताकत रखते हैं, वो थे जस्टिस एस.एन. कपूर। ओके। वो साइकोलॉजिकली आपको समझाते थे कि ये तेरे अंदर कमी है। उन्होंने मेरे को, हुई वो थी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वर्ड यूज किया था दूरी तामसा। दूरी तामसा एक ऐसी टेक्निक है जो किसी को नहीं आती। किसी को भी नहीं आती। कुछ प्लैनेट्स होते हैं दूरी तामसा में, मेरा एक प्लैनेट था दूरी तामसा में। तो उस प्लैनेट की वजह से मेरे को एक नुकसान हुआ था, हार्ट ब्रेकिंग नुकसान। उन्होंने कहा तेरा दूरी तामसा में प्लैनेट है तो ये तो तेरे को होगा ही होगा, ये रिएक्शन तो तेरे को आएगी आएगी, अब तुझे इससे आगे बढ़ना लाइफ में। फिर डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा आए लाइफ में, एंड ही वॉज द परफेक्ट पर्सन। उनके पास तो शास्त्र के एक एक वर्ड का मीनिंग है जो वो आपको समझा सकते हैं। ये मैं जितनी बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, वो उसमें से 2 बुक्स हैं जो जस्टिस एस.एन. कपूर की मैं फॉलो करता हूँ। एक उनकी स्प्लेंडर ऑफ वर्गास बुक है, बाकी सारी डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा की। लेकिन डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा वॉज द वेरी करेक्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। और मेरे बैच में 17-18 बच्चे और थे जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे। मेरा कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर रहा और उनका इसलिए क्लियर नहीं रहा, वो मल्टीपल जगह से पढ़ रहे थे। आपने एक फोकस हो। मैंने सिर्फ डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा से पढ़ाई की, और मैं ट्रस्ट मी, मैं 150-200 एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ। इनसे ज़्यादा लर्नड एस्ट्रोलॉजर इस धरती में कोई नहीं है। ओके। पराशर और शास्त्र के ऊपर जो इनकी रिसर्चेस है,
और इनके अंदर एक बड़ी अच्छी और बात है कि ये अपने अंदर कोई बात रखते नहीं है, उस जो भी इनके वो होता है बता देते हैं सामने। तो इनकी गाइडेंस से, और जस्टिस अशोक कपूर तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, उनकी गाइडेंस से मैं इस लाइन में आया। ओके, पर आपने वो नहीं बताया मुझे कि जब भाग्य बदल ही नहीं सकते। नहीं, मार्गदर्शन वर्ड यूज किया है ऋषि पराशर ने। अच्छा, ये सब मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन, और मार्गदर्शन छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती है। ऋषि जैमिनी ने, महाभारत के कंटेक्स्ट में मैं बात बता रहा हूँ, धृतराष्ट्र को बोल दिया था कि दुर्योधन एक पुत्र की बलि दे दो, पहले पुत्र की बलि दे दो। ऋषि जैमिनी ने बोला था, तो दुर्योधन ने बोला था नॉट पॉसिबल। धृतराष्ट्र ने, सॉरी वर्ड गलत हो गया, धृतराष्ट्र ने बोला था नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद क्या हुआ? पूरे कुल का नाश। पूरे कुल का नाश। अच्छा, तो उन्होंने बता दिया था बच सकते हो ये करने से। गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सर मुझे वो बताइए फिर, जिसमें जैसे अभी ये जो रेमेडीज़ होती हैं, मतलब एक तरीके से उन्होंने रेमेडी बताई थी कि भाई एक पहले बच्चे का बलि दे दोगे तो आपका कुल का विनाश होने से बच जाएगा। तो ये रेमेडीज़ काम करती हैं फिर? रेमेडीज वो वक्त निकालने में तो काम करती है। ओके। हम ये नहीं कह सकते कि रेमेडीज से कोई अमीर से गरीब हो जाएगा, गरीब से अमीर हो जाएगा। किसी को कैंसर है तो वो कैंसर खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा ना साइकोलॉजिकल वे में चलता हूँ। लॉजिकल वे में। लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। एक सरदार जी मेरे क्लाइंट बने। ओके। वो कहते पाजी मैनू हो गया है कोलन कैंसर। मैं कहा पाजी तुसी अपना फ़ोन खोलो तो अपनी फ़ोटो देखो। ही वॉज सिटिंग इन अ कीमो रूम। उन्होंने फ़ोन खोला, मैंने कहा क्या दिखा आपको फ़ोटो में? कहता मैं और मेरी वाइफ की फ़ोटो मुझे नज़र आ रही है 10 साल पुरानी। मैंने कहा जब आपने अपनी वाइफ को पिछले 25 साल झेल लिया तो क्या आप कैंसर से लड़ नहीं सकते? तो कहते कैंसर तो बड़ा आसानी से हरा दूंगा कैंसर को तो बड़ी आसानी से हरा दूंगा। फिर एक हैंड होल्डिंग के साथ, क्योंकि मुझे उनकी डेथ नहीं नज़र आ रही थी, ओके। एक हैंड होल्डिंग के साथ मैं उनको कंसल्ट करता रहा। आज उनके कैंसर ख़त्म हो गया, वो स्टेज 1-2 में ही पकड़ा गया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो शास्त्र कहता है जो भी पराशर और शास्त्र में ना एक चैप्टर 88 है। चैप्टर 88 में नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल वर्जन्स पे बात की गई है। पराशर और शास्त्र के चैप्टर 88 में वो जो बात की गई है वो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। उसको बोलते हैं अशुभ वेला। इसको मैं आपको बड़ा समराइज्ड वर्जन देता हूँ। अगर सूर्य या चंद्र नीच के हैं, क्रांति साम्य है, भद्रा काल है, भद्रा काल मतलब विष्टिकरण, गण मूल या गणांत में जन्म है, सार्प शीश योग है, अमावस्या का जन्म है, कृष्ण चतुर्दशी का जन्म है, वैधृति योग है, कुंडली में पंचांग का योग है, ये ग्रहण का जन्म है, और अशुभ योग जैसे व्यतिपात व जैसे योग है उनका जन्म है, संक्रांति का जन्म है, यमगंड योग में जन्म है। तो बड़ा नेगेटिव कुंडली को पहले से ही नेगेटिव एंटिसिपेट करना शुरू कर दो। कृष्ण जी का जन्म भी तो अमावस के दिन हुआ था। अष्टमी में हुआ था, जन्माष्टमी। अच्छा हाँ, अष्टमी में हुआ था। राम नवमी, दिवाली अमावस के दिन आता। हाँ, दिवाली हो। तो तिथि 6 है, अधिक मास में जन्म है, संक्रांति के 6 घंटे बड़े नेगेटिव होते हैं जन्म के लिए। Okay. तो इस तरह से एक पराशर जी ने चैप्टर 88 में अशुभ वेला नाम से योग लिखा है, जिसमें अगर कोई जन्म लेता है तो उसकी ज़िंदगी में किसी ना किसी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम आती है। ओके। और मेरे हिसाब से चैप्टर 88 ऑफ पराशर और शास्त्र इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू अंडरस्टैंड इन योर लाइफ। और पंचांग की स्टडी बहुत ज़रूरी है। पंचांग को तो हम भूल ही गए हैं एक तरीके से। पंचांग को सारे भूल गए हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। बिल्कुल। आज की डेट में बुरी चीज़ क्या है मैं बताता हूँ, कि सब लोगों को इंस्टेंट रेमेडी चाहिए। इंस्टेंट रेमेडी चाहिए, और मैं देता हूँ गाइडेंस विद रेमेडी।
मेरे अपने हाथ में कोई अंगूठी नहीं पहनी। अंगूठी नहीं है यार, मेरे अपने हाथ में कोई अंगूठी नहीं। पूजा करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तप करने के, जप करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो तरीके हमें बताए गए हैं उससे ज़्यादा भी तरीके हो सकते हैं। हमें किसी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर जाओ, हमें जस्टिस कपूर साहब ने कहा कि कैलाश मानसरोवर जाने से पहले पूरी शिव पुराण को पढ़ो और इंटरप्रेट करो। तो शिव पुराण पढ़ना और कैलाश मानसरोवर या किसी भी ज्योतिर्लिंग जाना, शिव पुराण पढ़ना ढंग से अपने घर में रोज का 1 पेज 2 पेज शिव पुराण पढ़ना और उसे समझना, मैं ज़्यादा बड़ा उपाय मानता हूँ किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाके मत्था टेकने से। ओके, एटलीस्ट शिव को जानो तो सही पहले, शिव को जानो तो सही, तब दर्शन करना। तब दर्शन करना। सेम विद अयोध्या जाने से पहले एक बार रामचरितमानस अपने घर लेके आओ और रोज के 2-2 तो 3-3 पेज पढ़ के उस राम को जानो तो सही, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानो तो सही। बात तो बड़ी सही कही आपने। तो आई फोकस ऑन रीडिंग एंड लर्निंग एंड इंटरप्रिटेशन। सही और गलत की इंटरप्रिटेशन नहीं होती, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती। सर मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जैसे अभी आपने पंचांग की बात करी है ना, हम लोग, मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं 2025 के प्रेडिक्शंस को लेके, ठीक है, पर हमारा जो साल है वो चलता है पंचांग के हिसाब से। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ तो ये जो 2025 की जो प्रेडिक्शंस करी जा रही हैं वो तो करी जा रही हैं उनके कैलेंडर के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी में जो की जा रही है। हाँ, न्यूमरोलॉजी में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने जो 2-3 लोगों के साथ किया है वो 2025 जनवरी के हिसाब से प्रेडिक्शंस बता रहे हैं, लेकिन हमारा तो साल ही मार्च अप्रैल में शुरू होता है। मार्च कभी कभी मार्च, कभी कभी अप्रैल, डिपेंड। वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जो चैत्र पक्ष में नवरात्रे आते हैं, पहले नवरात्रे से हमारा न्यू ईयर होता है जिसको हिंदू न्यू ईयर बोलते हैं। बिल्कुल। इस बार हमारा विक्रम संवत 2082 आएगा। 2082 मतलब हमारे कैलेंडर के हिसाब से 2082 है। 2082 आएगा इस बार, और उस हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे, आगे करेंगे, क्योंकि वो प्रिडिक्शन मार्च ऑनवर्ड्स वैलिड होंगी। ये जो है जो कैलेंडर यूज हो रहा है इसको जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं। हाँ, जॉर्जियन कहते हैं। इसमें पहला महीना है जनवरी, ये रोमन का कोई राजा था उस जैनस के नाम पे है। हाँ जी। फिर फरवरी है, फरवरी में 28 दिन होते हैं, ठीक है। फिर मार्च है। मार्च को हम पहला महीना इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा चैत्र का महीना मार्च में आता है। दूसरा महीना हो गया अप्रैल, तीसरा महीना हो गया मई, चौथा महीना हो गया जून, पांचवा जुलाई, छठा अगस्त, सातवां सितंबर, आठवां अक्टूबर, अष्ट अक्टूबर, वो अष्ट की नवंबर, दसम दिसंबर, और अगस्त भी, अगस्त्य से एक राजा भी हुए थे लेकिन उनका नाम लिखा गया था अगस्त मुनि के ऊपर। आप कभी भी नोटिस करोगे जो अगस्त तारा की उदित डे है दिल्ली सेंट्रिक या नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक, जब अगस्त तारा उदित होता है तो अगस्त का महीना ही चल रहा होता है। ये किसी ने नोटिस किया? नहीं। अगस्त तारा जब भी उदित होता है तो अगस्त का महीना ही चल रहा होता है। तो मेरा आई डोंट हैव एनी रेफरेंस टू इट, मेरा पर्सनल मानना है कि अगस्त का नाम, अगस्त्यस का नाम या अगस्त मंथ का नाम अगस्त मुनि पे ही रखा गया। सर मैंने भी जो सुना है वो यही पता है कि भाई जो भी ग्रीक लैंग्वेज है या जर्मन लैंग्वेज है, इनकी सबकी जो ओरिजिन है वो संस्कृत से, तो मे बी पॉसिबल। मैं तुम्हें बताऊं, साउंडिंग अच्छी नहीं लगेगी, सारी एस्ट्रोलॉजी के बाप पराशर और शास्त्र है, और सारी लैंग्वेजेस का बाप संस्कृत है। बिल्कुल, माँ कह सकते हो। हाँ, और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में भी हाँ, इंद्र का, वज्र का और हमारे देवताओं का वर्णन है, आपको उसका टेक्स्ट बताऊंगा। अच्छा। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में भी, और
मैं कुछ टाइम पहले हांगकांग गया था किसी काम से, तो हांगकांग में एक रोपवे चलती है, ऊपर बुद्धा टेम्पल आता है। वहाँ पे सारे चाइनीज जो साइंस है उनकी सबकी फोटोज लगी हुई हैं। उसमें इंद्र भी आते हैं, उसमें वरुण भी आते हैं, उसमें जल देवता भी आते हैं, उसमें इंद्र वरुण जल और अग्नि भी होंगे। अग्नि देवता भी आते हैं। हाँ बिल्कुल, अग्नि देवता भी आते हैं। और भी उसमें कुछ देवता आते हैं जो हमारे गरुड़ देवता भी आते हैं, ओके, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल मैच करते हैं। वही है ना सर, वो जो ज्ञान की गंगा है वो उसकी गंगोत्री तो यही है। गंगोत्री यही है, लेकिन उसको ठीक तरह से ऑथेंटिकेट करके मैच करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब अभी मैंने गुलिक पढ़ाया आपको, धूम के बारे में बात की, गुलिक के बारे में बात की। तो गुलिक और धूम में कुंडली देखती गुलिक और धूम नहीं देखने लग जाता। मैंने हायरार्की बनाई है, ओके। वो हायरार्की के हिसाब से कुंडली को देखता। मेरी अपने जैसे जब इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी चीज़ की, तो एक बहुत बड़ा बोर्ड नहीं लगाए थे CBI CID वगैरह, वो उस बोर्ड में सारे अपने जो होते हैं सारे वो रखते हैं, फिर वो मैच करते रहते हैं। इस तरह से कुंडली देखी जाती है। अगर मैं कुंडली देख रहा हूँ, मैं बहुत टाइम लूँगा कुंडली देखने में, लेकिन वो ढंग ढंग से एक एक चीज़ को वो करूँगा। मैं नॉर्मल कंसल्टेंसी की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल कंसल्टेंसी तो बंदा एक अपनी प्रॉब्लम लाता है, मैं उसको टाइम पीरियड बताता हूँ, इस टाइम में ये प्रॉब्लम वो हो जाएगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो लोगों को नहीं पता। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जी। धरती से कोई प्लेनेट कितनी दूर है, कौन सी राशि में भूल जाओ, कितनी दूर है और कितनी पास है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मंदोच और सिगरोच। इंग्लिश में बोलते हैं अपोजी एंड पेरिजी। जो भी प्लेनेट हमारा पेरिजी में होगा तो वो क्लोजेस्ट टू अर्थ होगा, और जो हमारा अपोजी में होगा वो फारदेस्ट टू अर्थ होगा। जो क्लोजेस्ट टू अर्थ होगा उसका इफेक्ट कई गुना ज्यादा आएगा जो फारदेस्ट। अब वो कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से दिल में बैठा है, वो छुप छोड़ दो। सिर्फ इतना बता दो कि वो क्लोजेस्ट है कि फारदेस्ट है, ये आप कुंडली देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसकी कैलकुलेशन अलग होती है। इसकी कैलकुलेशन अलग होती है। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ। फुल मून 12 फुल मून आएंगे ना, 12 महीने। चैत्र का फुल मून, वैशाख का फुल मून, फिर ज्येष्ठ का फुल मून, फिर एक आश्विन का फुल मून आता है। आश्विन जो हिंदी महीना आश्विन, अश्विनी नक्षत्र में आश्विन का फुल मून आता है। उसको सुपर मून भी कहते हैं, कई बार कहते हैं ना। बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, रासलीला उसी दिन हुई थी। शरद पूर्णिमा उसी दिन होती है। और शरद पूर्णिमा के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो मून अर्थ के सबसे क्लोज होता है, अश्विनी नक्षत्र में होता है। अश्विन का जो मून होता है, फुल मून, अर्थ के सबसे क्लोज होता है, तो उस दिन शरद पूर्णिमा होती है। और शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है द बिगर द मून द क्लोजर द मून टू द अर्थ, मून इन गुड राशि and expecting the positive planets of the कुंडली makes person seductive and romantic। तो मून का सीधा कॉन्सेप्ट रोमांस, सिडक्शन और सेक्स से इन्वॉल्व हो जाता है। रासलीला कब हुई थी? फुल मून के दिन, जब अश्विनी नक्षत्र में थी, उस दिन रासलीला हुई थी। तो रासलीला का मतलब नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ लव, डिवोशन। ये सारा जब फुल मून होता है तो बंदे के इमोशंस उसके दिमाग पे हावी होने लग जाते हैं। जो फुल मून में पैदा हुआ है वो ज्यादा इमोशनल होगा, और जो छोटे मून में पैदा हुआ, छोटे साइज के मून में, वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं कुंडली में देखने के लिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी। जैसे अभी जो हमारी जो हम लोग जब पीछे बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि हमारे जो जितनी भी हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बताई जाती है कि कौन सा ग्रह हमारी अर्थ से कहाँ पे बैठा है, कौन सा ग्रह। अभी और हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि फ्यूचर में हो सकता है कि भाई बच्चे मार्स पे पैदा हों, मार्स में पैदा हो, मून में पैदा हो, मून पे पैदा हों। क्योंकि अगर एलॉन मस्क की चल गई तो 2050 तक वो कह रहे हैं कि 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी होगी मार्स पे। तो क्या फिर एस्ट्रोलॉजी ख़त्म हो जाएगी? देखो, मैं इस बात पे बिलीव तो नहीं करता 2050 में 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी होगी मार्स में। फिर भी 50 लोग तो पहुँचा ही देगा वो। मान लेते हैं कोई मार्स में बच्चा कंसीव हो गया और पैदा हो गया, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो
मार्स से कुंडली बनेगी। बिल्कुल। तो आज जो हम कुंडली बनाते हैं वो होती है जियोसेंट्रिक पोजीशंस। तो मार्स से बनेगी मार्स सेंट्रिक पोजीशन। बिल्कुल। आज जो कुंडली बनाते हैं तो उसमें धरती कहीं नजर नहीं आती कुंडली के बार चांद में, उसमें मंगल कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन उसमें एक ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी। अब पृथ्वी को कैसे डिकोड करें? वो तो कहीं लिखा ही नहीं वो हुआ। तो नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। 27 योग जो पंचांग के हैं हाँ। उसमें से एक योग है धृति योग। ओके। धृति योग के बारे में पराशर जी ने अपने कंटेक्स्ट में बहुत बड़ी, बाकी योगों के बारे में मान लो 10 लाइनें लिखी है, धृति के बारे में 25, 30, 40 लाइनें लिखी हैं। अच्छा। वो धृति योग में वो लिखते हैं कि इसकी धृति योग की जो मालकिन है वो है हमारी पृथ्वी माता। ओके। और पृथ्वी माता के उन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स लिखे हैं उसमें से एक ट्रेड मैं कहता हूँ सहन शक्ति। अच्छा। सहन शक्ति एक ट्रेड है। जैसे मंगल का ट्रेड है एंगर, तो पृथ्वी का ट्रेड होगा सहन शक्ति। तो धृति योग पंचांग के 27 योगों में से एक योग है धृति योग। उस धृति योग को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पृथ्वी के बारे में पता चलेगा, पृथ्वी क्या इफेक्ट डालती है। पृथ्वी क्या इफेक्ट डालती है। और भी कंटेक्स्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ। क्योंकि जब ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद लिखे गए थे तो पृथ्वी जियोसेंट्रिक पोजीशन से नक्षत्र को देखा गया, जियोसेंट्रिक पोजीशन से सूर्य को देखा गया। तो कहते हैं ना सनराइज हो गया और सनसेट हो गया। और भाई साहब धरती घूम रही है, अर्थ रोटेट भी हो रही है और अर्थ रिवॉल्व भी हो रही है। तो सनराइज और सनसेट नहीं होता, धरती घूम रही होती है सन के तो वही है। अगेंस्ट। उस फिनोमिना की वजह से हमें लगता है कि सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। स्टेटमेंट ही गलत है। 21 मार्च और 23 सितंबर को छोड़ के सन ईस्ट से राइज ही नहीं करता है। 21 मार्च से लेकर जून तक, 21 जून तक सन टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है। अच्छा। सन टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है और 21 जून को वो नॉर्थ ईस्ट में होता है अपने पीक पॉइंट पे। फिर जून से वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर 21 सितंबर में फिर ईस्ट में आ जाता है। 21 सितंबर से 21 दिसंबर तक वो साउथ ईस्ट में जाता है और साउथ ईस्ट के बीच में पहुंच जाता है 21 दिसंबर। अच्छा। सन ईस्ट से सिर्फ 2 दिन राइज करता है पूरे साल में, 21 मार्च और 23 सितंबर। वो जो कहते हैं कि सन अब इक्विनॉक्स, दक्षिणायन और उत्तरायण का सन बेटर माना जाता है और दक्षिणायन का सन कंपैरेटिवली कम बेटर माना जाता है। तो ऐसे करके कई सौ कई हजार कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कुंडली में देखने हैं। लेकिन आज की डेट में 100 करोड़ पे कमा लोगे, ये उपाय कर लो। कुंडली तो आपने देखी ही नहीं सामने वाले कि आप उपाय आचार, आजकल लोग ज्योतिष आचार्य नहीं है, उपाय आचार्य नहीं दूंगा किसी को मैं उपाय। अगर मेरे पास कोई कंसल्ट करने आएगा, रेमेडीज मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ उसको कंसल्ट करूंगा, थेरेपी दूंगा, कुछ देवताओं के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर उपाय दूंगा जिनमें मंत्र, दान और उपवास आ सकते हैं, लेकिन बेमतलब की रेमेडीज नहीं दूंगा। पीपल के नीचे गन्ने का जूस चढ़ाओ, कुछ भी नहीं दूंगा। किसी को कोई स्टोन नहीं रिकमेंड करूंगा। आपने खुद ही नहीं पहन रखे। मैम रोज मैसेज आता है, भैया किसी को नीलम रिकमेंड कर दो, ₹1,00,000 का 30% आपके। नहीं दूंगा, तब भी नहीं दूंगा। अच्छा। तो वैसे एक बात मैं थोड़ा सा वैसे ही पूछ लेता हूँ आपसे कि ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ये ऐसे कमीशन लेके स्टोन रेकमेंड कर देते हैं? जितनी भी ऐप्स चल रही है ना एस्ट्रो वाली, हाँ। उनमें अगर कोई रुद्राक्ष बेचता है या स्टोन बेचता है, 30 से 40% कमीशन मिलती है उस एस्ट्रोलॉजर को। अच्छा, वो फिर वो खरीदना भी ऐप से पड़ता है? वो खरीदना भी ऐप से पड़ता है, तभी 30 से 40% कमीशन मिलती है। ओके, मतलब अगर लाख का बेचा तो 30,000 अंदर। नहीं दूंगा, कोई ऐसा उपाय नहीं दूंगा जिसमें ₹100 से ऊपर लग जाए। अच्छा, नहीं बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सर। हाँ तो दे रहा हूँ ना, पहले भी दे चुका हूँ ऐसी स्टेटमेंट। अच्छा, पर अगर एक मैं चीज़ बोलूँगा, ये आप दान कर सकते हो,
लेकिन दान करने की कैपेसिटी तो आपकी है ना, आप डिसाइड करोगे ना। कोई लाख रुपए कमा रहा है तो वो 10,000 का दान करे, अगर कोई 2 लाख कमा रहा है तो 15,000 का दान करे, मतलब वो आप डिसाइड करो। पर दान के लिए कुछ चीज़ें बता दूंगा, कुछ वो बता दूंगा, बट आई विल नॉट डू एनीथिंग विच इज अनएथिकल। आई एम द ट्रांसलेटर ऑफ पराशर होरा शास्त्र, ट्रांसलेटर या डिकोडर ऑफ पराशर होरा शास्त्र। उसमें जो लिखा हुआ है उससे परे नहीं जाओ। मैं अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन नहीं बनाना चाहता, मैं अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाना चाहता। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक भी टेस्टिमोनियल नहीं छापा, कि आज तक, इसको मेरे पास आया था, इसका जीवन चेंज हो गया। आज तक नहीं छापा। और मेरे पास बड़े लोग आए हुए हैं, लेकिन आज तक नहीं छापा और ना छापूंगा। ओके, तो सर अंत करने से पहले मेरा एक सवाल था जिसका जवाब हम थोड़ा सा बातचीत में हम रह गए हमारा। अब ये हमारा नया साल आ रहा है मार्च अप्रैल में, जब भी आएगा, जो भी डेट होगी, तो उसके हिसाब से हमारा हिंदू नववर्ष कैसा रहने वाला है? वो आके बताऊंगा कभी, वो पास में जब आएंगे बताएंगे। अच्छा, अभी नहीं बता के जाओगे आप? अभी तैयारी नहीं करके आया उसकी, अच्छा, वो तैयारी करके बताऊंगा ना। तो सर पर आपने तो 2025-26 टेक्निकली बहुत अच्छा नहीं है, ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। 26 में वर्ल्ड वॉर की प्रेडिक्शन पहले भी कर चुका हूँ। हाँ जी, तो वो तो दिमाग में रखो ही, और अपने आप को सेफ एसेट्स में रखो, अपने माइंड सेट को शांत रखो। आजकल लोगों का माइंड सेट बहुत ख़राब हो रहा है, वो तो है सर, बस वही प्रॉब्लम है। तो आपने बहुत सारे क्या कहते हैं, आज जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, इतने सालों से हम लोग अपनी कुंडलियाँ देखते आ रहे थे, तो पलट दिए। नहीं, मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पलटे, मैं तो उन कॉन्सेप्ट की रिस्पेक्ट करते हुए 2 कॉन्सेप्ट ऐड कर दिए कि उपग्रहों को भी देख लो। और ऐड नहीं करे आपने, ये तो ऑलरेडी एडिड थे, आप बता रहे हो कि ये एडिड है, इनको देखा करो। देखा करो। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए कि इनका जो इफ़ेक्ट है, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो उपग्रहों का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे मेन प्लैनेट्स के आसपास ही होता है, बराबर होता है, या उनसे कम रहता है? कि भाई ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो परमेंटेशन कॉम्बिनेशंस देखने हैं ना, वो कुंडली देख के पता चलेगा। वो कुंडली देखे। कुंडली को देखने, मैंने अपने आप से वादा किया है कि कुंडली को देखने के जितने भी माइन्यूट टू माइन्यूट चीज़ें हैं वो सारी एक कुंडली में लगाऊंगा एक दिन। अच्छा। अभी नहीं लगाता, मेरी ले जाना, मेरी कुंडली में लगाना। सारी एक कुंडली में लगाऊंगा। और एक्सेप्शन टू द ग्रेट मिश्रा सर एंड जस्टिस हसन कपूर, आई विल बी द थर्ड पर्सन, एंड उस टाइम पे आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो इतनी डिटेल में कुंडली एनालिसिस करेगा। द मोस्ट डिटेल फॉर्म ऑफ कुंडली एनालिसिस विल बी डन बाय मी आफ्टर 6, 8, 10 मंथ्स। कुछ रिसर्चेज चल रही हैं, वो कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, मतलब अभी इतना पढ़ने के बाद भी आप रिसर्च कर रहे हो? देखो, रिसर्च, और हमारे सर ने बोला तो मैंने पूरी एस्ट्रोलॉजी में से 25-30% डिकोड कर लिया है, बाकी तू देख ले। अच्छा, तो मतलब हम आज के पॉडकास्ट में कोई उपाय नहीं बताने वाले, पैसे का, नहीं, गुड लक का, लड़की पटाने का, रिश्ते ठीक करने का? रिश्ते ठीक करने का एक ही उपाय है, रिश्ते ठीक कर लो। नहीं, अगर बीवी बोल रही है तोता काला है तो तोता काला है। हाथी उड़ रहा है तो हाथी उड़ रहा है। अगर देखो, एक जमादार, हमारी गली का जमादार बोलता है मेरी 50वीं एनिवर्सरी है और मैं आपको मिठाई दूंगा, समझ रहे हो बात को? और बड़े सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, वो बोलते हैं कि शी डजंट टॉक टू मी इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे, आई एम गेटिंग रिड ऑफ हर। तो जिसने निभाना है ना, उसने आपकी 2, 4, 6 कमियों के साथ भी निभाना है, और जिसने नहीं निभाना, यू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीक गॉड, यू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यू बी दी वेरी टैलेंटेड पर्सन, सबसे अमीर आदमी बन जाओ पूरे उसका, बड़े अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, तो भी लग जाएगी, बड़ी गंदी लगेगी। तो फिर जब लगे तो यहाँ लगने से पहले कंसल्ट एस्ट्रोडिकोड। चलो राजन सर, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने इतनी अमेजिंग बात बताई, क्योंकि ये सब चीज़ों को ना मैंने कभी नहीं सुना है। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को हंसी मजाक में इजी लैंग्वेज में समझाया जाए। बिल्कुल। अब कितना सक्सेसफुल होता, मेरे स्टूडेंट्स हैं 100-150 लोगों को पढ़ा चुका हूँ, पराशर और साथ पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरा टारगेट ये है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इजी लैंग्वेज में पढ़ाया, कि मजा आए।
मज़ा आया। मज़ा आया। मज़ा भी आया, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपने बताए जो कि मतलब अनसुने से हैं, ये मैंने मतलब 100 तो मैं ही कर चुका हूँ हाँ हाँ, पॉडकास्ट आराम सुने से। ही रहेंगे। मतलब कभी मैंने किसी से इनके बारे में सुना ही नहीं है। मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग उसमें पॉडकास्ट में बात नहीं करते, लेकिन पीछे बैठ के बातचीत में कोई यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, वैसी भी चीज़ें होती हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट आज तक वैसे सही में नहीं सुने जो आपने बताया। पराशर ऋषि इज द सुप्रीम। पराशर ऋषि जी, जय हो। तो चलिए सर, आज का पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए और ये सब बातें हमें बताने के लिए। होपफुली मेरी जो जनता है, जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट टाइम जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो अपने उपग्रह ज़रूर चेक कर लेना भैया, कि कहाँ पर बैठे हैं, कौन कहाँ पे बैठा है। उनको बताना कि भैया ऐसी भी एक चीज़ होती है, आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पे ही होता है। एस्ट्रो सेज में आपने बताया था कि मिसलेनियस में जाके आप अपने उपग्रह चेक कर सकते हो। हर ऐप में आ जाते हैं, मतलब कुछ में नहीं भी आते होंगे, हाँ, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ उनमें तो आ जाते हैं। उनमें आ जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको और नहीं आते तो मैं मैनुअल कैलकुलेशन एक दिन सिखा दूंगा। तो वैसे मैनुअल भी आपने बताई थी शुरू में कि यहाँ से सारा वो नाप लो, बताई थी लेकिन कोई कर नहीं पाएगा। कर नहीं पाया। वो कर। तो उपग्रह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी लाइफ बहुत उथल पुथल कर सकते हैं। मोस्टली नेगेटिव होते हैं गुले, खासकर हर ग्रह हर घर में नेगेटिव होता है। तो देख लो भैया अपनी कुंडली, और नेक्स्ट टाइम किसी को दिखाने जाओ तो उपग्रह ज़रूर चेक करना। और बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम।